हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसी चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कंटिन्यूएशन। और हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लावर का अरेंजमेंट। फ्लावर में हमने बात की थी कि वर्ल्स क्या होते हैं, कौन कौन से असेंशियल वर्ल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन कौन से नॉन असेंशियल वर्ल्स हैं जिनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो क्या है, एसेंशियल वर्ड्स यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी कि स्टेमन एंड कार्पल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेल स्ट्रक्चर से। तो मैं दिव्या यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फाइन। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आज स्टेमन, यानी कि हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट है जो हम देखते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि वर्ल्स जो है वो अपने भी पोजीशन पे होते हैं। सेंट्रल में सबसे पहले गाइनोशियम रहेगा, देन एंड्रोशियम जो इस पर्टिकुलर स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है, देन हमारे पास कोरोला रहेगा जिन्हें पेटल्स कहते हैं, वर्ल ऑफ पेटल्स, एंड देन सेपल्स रहते हैं यानी कि कैलेक्स। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो किससे जुड़ा था, थैलेमस से जुड़ा था। राइट। ये पेडिकल है, ये कुशनस बेस है थैलेमस, और अल्टीमेटली हम पहुंचे थे इस स्ट्रक्चर पे। सो ये पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है फिलामेंट को। फिलामेंट जिसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो जुड़ा रहता है थैलेमस के साथ, और डिस्टल पार्ट जो है वो जुड़ा रहता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ जहां पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, और इसे कहा जाता है एंथर। सो एंथर वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। सो हमारा फोकस फिलामेंट नहीं रहेगा, फर्दर पार्ट में हम एंथर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंथर जो है वो पार्ट है अगेन जहां पे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, वो स्ट्रक्चर जो फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करके सीड की फॉर्मेशन करते हैं यानी कि न्यू प्रोजेनी जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेंगे। सो एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, यानी कि इसको डिटेल में समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन जो है अगर आप देखो तो वो टेट्रागोनल अरेंजमेंट में होता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है एंथर को। ये टेट्रागोनल अरेंजमेंट जो है, ठीक है, तो आप कह सकते हो एंथर जो है वो टेट्रागोनल है। दूसरा, यहां पे क्या रहता है, बीच में ये दो लोब्स रहते हैं। टेट्रागोनल अरेंजमेंट जो है वो दो लोब्स में सेपरेटेड रहता है। ये वन लोब है, ये सेकेंड लोब है, विच इज सेपरेटेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ स्टेराइल टिश्यू, एंड दैट स्टेराइल टिश्यू का पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया है विद द टर्म कनेक्टिव। तो हमारे पास स्टेराइल पार्ट जो है, स्टेराइल टिश्यू जो है वो दो लोब्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। सो अब यहाँ पे देखो कि टेट्रागोनल अरेंजमेंट के साथ साथ हमारे पास एंथर जो है इट इज अ बायलोब स्ट्रक्चर एज वेल। दो लोब्स दिख रहे हैं, एक लोब और दूसरा लोब, ठीक है। एंड दो लोब्स के बाद हमारे पास यहाँ पे हर एक लोब में ना मेजर कैविटी होती है, और उस मेजर कैविटी में क्या क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जहां पे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, पोलन ग्रेन फॉर्मिंग सेल्स होंगे, और प्रोटेक्टिव सेल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास की कैविटीज जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स से, पोलन ग्रेन फॉर्मिंग सेल से फिल्ड रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर लोब में, हर एक लोब में एक एक कैविटी है जो रहती है। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। तो हमारे पास इस तरीके से कैविटी रहती है जहां पे ये सारा अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके की कैविटी जो है उसे थीका कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथर जो है वो डाइथीकस बी है ना।
तो क्या क्या अरेंजमेंट पड़े, एक तो टेट्रागोनल अरेंजमेंट है, दूसरा दो लोब्स हैं तो बायलोब्ड रहेगा, उसके बाद दो थीकास रहते हैं उस कैविटी में। वैसे आप और भी कैविटी सभी देखोगे, ठीक है, उनके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो हमारे पास मेजर कैविटीज जहां पे प्रोटेक्टिव लेयर्स भी है और पोलन ग्रेन फॉर्मिंग सेल्स भी है, वो मेजर कैविटीज को थीका यानी कि हमारे पास पोलन ग्रेन जो है, एंथर जो है वो डायथीकस है। उसके अलावा हमारे पास पोलन ग्रेन जो है एक पर्टिकुलर कैविटीज में बनते हैं, छोटी छोटी कैविटीज में बनते हैं यहां पे। अब इन कैविटीज को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया देखो, हमारे पास ये टेट्रागोनल अरेंजमेंट में हर एक कॉर्नर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है जहां अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है इनमें, इन माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, 4 है। अगर आप कंप्लीटली काउंट करो तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया आते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमारे पास एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट भी है, ठीक है। सो इस तरीके से है हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट एंथर का। तो क्या हमने देखा, जब हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसको इस तरीके से कट करके क्रॉस सेक्शन लिया, तो हमें मिला कि एंथर जो है वो टेट्रागोनल अरेंजमेंट के साथ है, जिसमें क्या है, दो पर्टिकुलर लोब्स हैं विद 2 मेजर कैविटीज, और जिसमें कॉर्नर में क्या रहेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियास रहेंगे। वो स्ट्रक्चर्स, वो कैविटीज जहां पे क्या फॉर्म होगा, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। सो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट रहता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एंथर का नेचर जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना नहीं जानना एंथर के बारे में, हमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन भी डिस्कस करनी है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में जानना है। तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं एग्जैक्टली, क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो नेचर ने प्रोवाइड की है। जहां पे गैमीट होता है, जहां पे गैमीट नरिश होता है, नेचर ने उसको बहुत प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स दिए होते हैं ताकि गैमीट को कोई हार्म ना हो। वैसे ही हमारे एंजियोस्पर्म्स में भी यही सेम अरेंजमेंट होता है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। सो उन प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हाफ पोर्शन मैं कंसीडर करूंगी, और इस हाफ पोर्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम को, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपको अलग अलग लेयर्स ऑफ एंथर। सो अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफ पोर्शन ऑफ एंथर, यानी कि एक पर्टिकुलर लोब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसी की हेल्प से हम स्टडी करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहला तो हमारे पास पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जो प्रेजेंट रहते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो यहां तक आने से पहले हम समझेंगे उन प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में जो स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सबसे पहले बात करें तो एपिडर्मिस जो है वो फ्लैट सेल्स की टाइटली पैक्ड लेयर होती है, जो प्लांट टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है अगेन, ठीक है। सो दिस एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सो इस तरीके से प्रोटेक्शन का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एपिडर्मिस के पास, राइट। So this structure is epidermis, ठीक है। सो अगर हम देखें तो सबसे पहली लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, जो आउटर कवरिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, वो है आउटर एपिडर्मिस। तो हम आउटर से इनर साइड जाएंगे, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की तरफ जाएंगे इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस है, और उसके बाद हमारे पास एक लेयर आती है जिसे एंडोथीशियम कहा जाता है। सो दिस इज एंडोथीशियम। So this endothelium is present exactly inner to the epidermis. एपिडर्मिस के इनर रहती है। सो इस एंडोथीशियम में आप देख पाओगे एक थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उस थिकनिंग को कैलोस थिकनिंग कहा जाता है। ये कैलोस थिकनिंग जो है वो हेल्प करती है बाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर सेल्स में,
पर डेहिसेंस के टाइम पे यही कैलोस थिकनिंग जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है ताकि यहाँ से रप्चरिंग होके पोलन ग्रेन्स जो है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल सके। सो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। रप्चरिंग जो है इस पर्टिकुलर पार्ट से होती है, ठीक है। सो रप्चरिंग के लिए सबसे पहले यही कैलोस थिकनिंग को डिसॉल्व करना पड़ता है जो कि एंडोथीशियम के साथ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो एंडोथीशियम, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास है नेक्स्ट लेयर। अब नेक्स्ट लेयर जो है, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसमें अगेन 3 to 4 सेल्यूलर लेयर्स होंगी, ठीक है। नाम एक ही रखा गया है, दैट इज मिडल लेयर्स, बट अल्टीमेटली 3 to 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि एग्जैक्टली प्रेजेंट रहेगी एंडोथीशियम के अंडर, ठीक है। सो एंडोथीशियम के अंदर हमारे पास ये 3 to 4 सेल्यूलर लेयर्स रहती हैं जो कि अगेन प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं। याद रखेंगे 3 to 4 लेयर्स हैं, नाम एक ही है, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स कहा जाता है इन्हें। इस तरीके से पूरा सराउंड करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। And these cells are comparatively loosely packed. So this is the arrangement which represents 3 to 4 middle layers. So आप कह सकते हो हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग में फिलहाल एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स आ गई है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या नाम पढ़े, हम आउटर टू इनर जा रहे हैं। आउटर के बाद एग्जैक्टली अंदर है हमारे पास एंडोथीशियम, उसके बाद 3 to 4 मिडल लेयर्स आ जाएंगी। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी भी प्रोटेक्टिव लेयर कवर नहीं, खत्म नहीं हुई है हमारे पास। जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया तक पहुंचते हैं तो हमारे पास एक और कवरिंग, एक और स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि कहा जाता है टेपिटम। पायरामिडल सेल्स होते हैं, पायरामिडल शेप सेल्स होते हैं। आप डायग्राम में प्रॉपरली देख पाओगे, पायरामिडल अरेंजमेंट में रहते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर नरिशिंग सेल्स। जैसे मैंने कहा था इनिशियली कि स्पोरोजिनस टिश्यू फिल्ड रहता है माइक्रोस्पोरेंजिया में जिससे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। पर ये पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के दौरान उसे बल्क में नरिशमेंट की भी जरूरत पड़ती है, तो वो नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे दिस पायरामिडल शेप सेल जिसे टेपिटम कहा जाता है। तो टेपिटम सेल्स जो है वो आउटर कवरिंग जरूर बनाते हैं बट इनका काम जो है वो मेजरली नरिशिंग में है। सो टेपिटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्यूलर लेयर है। सो इट्स फंक्शन इज रिलेटेड टू द नरिशमेंट। एंड यस, हमने एक और कंपोनेंट की बात की थी यहाँ पे एंडोथीशियम की। एंडोथीशियम में कैलोस थिकनिंग होती है जो डायसिस के दौरान डिसॉल्व करना जरूरी होती है। सो हमारे पास टेपिटम जो है वो सिक्रीट करता है कैलेस फॉर डिसॉल्विंग ऑफ कैलोस थिकनिंग ताकि डेहिसेंस हो सके, मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो सके। सो इस तरीके से हमारे पास टेपिटम सेल्स जो है उनके कुछ मेजर फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और एग्जैक्टली बाहर होते हैं हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू के। तो हमारे पास इंटरनली अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये वही स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि फॉर्म करेंगे और डेवलप होंगे इनटू पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। सो दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमारे पास जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियास हैं, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियास होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट अरेंजमेंट रहता है, तो चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में इसी तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। सो ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है दीज डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन। तो डेवलपमेंट होने के लिए ये कुछ पर्टिकुलर सेल्यूलर साइकिल से होकर निकलते हैं, मियोसिस और माइटोसिस करते हैं ताकि अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो सके। सो पोलन ग्रेन्स जो है
उनकी डेवलपमेंट के दौरान जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो टेपिटम यानी कि टेपिटल सेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ दिस बायलोब्ड एंथर, जिसमें से हमने हाफ पोर्शन लिया था, तो हाफ बाकी हाफ में भी सेम अरेंजमेंट रहता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर करते हैं। बट माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे मैं सैक लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, इस माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, यानी कि ये पोलन ग्रेन अभी फॉर्म हुआ है। लेकिन जब ये पोलन ग्रेन डेवलप होता है ना, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू किस में बदल जाता है? पोलन ग्रेन में बदल जाता है ना, तो ये मैच्योर हो जाता है। तो ये हमारे पास ये एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो इस पर्टिकुलर कैविटी और स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं कहते। ठीक है, हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे? अल्टीमेटली पोलन सैक्स। सो हमारे पास मैच्योर जब हो जाता है एंथर, तो मैच्योर एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो मतलब हमारे पास मैच्योर एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पोलन सैक्स होंगे। तो पोलन सैक्स आर अनदर नेम फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया का अनदर नेम, हम किसी भी स्टेज में हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। हम माइक्रोस्पोरेंजिया को हर वक्त पोलन सैक नहीं कह सकते, बस जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह पोलन ग्रेन्स होंगे, तब हम उन स्ट्रक्चर्स को पोलन सैक्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पोलन फिल्ड है और अब ये एंथर जो है वो डेहिसेंस के लिए रेडी हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से हमारे पास डेहिसेंस होगी। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, सो अब इस एंथर के ट्रांसफर सेक्शन के बाद हमें बात करनी है नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो पूरा एंथर का अरेंजमेंट जान लिया, अब बात करेंगे कि वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर और फिर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे करता है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एंड अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया कि जो एंथर डेवलप हुआ था, जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, उसके अंदर क्या थे? स्पोरोजिनस टिश्यू थे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो हमारे पास कंटेन करता है सेल्स, ऐसी सेल्स जिनमें पोटेंशियल होता है नए पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने का। सो यू कैन से कि स्पोरोजिनस cell tissue has cells which has potential to form pollens। तो मतलब हमारे पास जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में, उनमें पोलन जो पोलन ग्रेन फॉर्म करने की टेंडेंसी है। तो आप कह सकते हो कि ये सेल्स जो है दे आर पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये। सो ये पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, यानी कि ये डिवीजन करते हैं ताकि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो सके। सो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो हमारे पास क्या रहते हैं? जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं इनको पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल प्लांट सेल की तरह डिप्लॉइड स्टेट में होते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे इनके पास। और अब ये क्या करते हैं? जब इनको पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करनी होती है तो उस दौरान ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? टेट्राड यानी कि 4 का अरेंजमेंट क्या हुई? मियोसिस हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुई, 4 डॉटर सेल्स बने। सो क्या होगा? हमारे पास एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहते हैं, मदर सेल रहता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे।
ये क्या करते हैं, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास ये डिप्लॉइड स्टेट में है, जब इसमें मियोसिस हुई तो मियोसिस के बाद इसने क्या बना दिए, 4 डॉटर सेल्स बना दिए, लेकिन ये डॉटर सेल्स अलग नहीं हुए, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और अल्टीमेटली टेट्राड अरेंजमेंट में रहेंगे। टेट्राड अरेंजमेंट स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, हम वही डायग्राम लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को, जिसमें हमारे पास 4 सेल्स दिखाए गए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है, 4 सेल्स हैं विद 4 न्यूक्लियस, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट दे आर हैविंग। सो इस तरीके से टेट्राड अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है अल्टीमेटली टेपेटम की हेल्प से धीरे धीरे जैसे जैसे नरिशमेंट बढ़ता हो मिलता है और जैसे जैसे फर्दर ग्रोथ प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो सेल्स होते हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, दे गेट सेपरेटेड एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। कोई फर्दर डिविजनल चेंजेस नहीं हुई है, बस माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड की फॉर्म में थे, बस अब सेपरेट हो गए हैं, बस यही फर्क होता है। ठीक है, टेट्राड से सेपरेशन हो गया, अभी माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक टेट्राड से 4 माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे कुछ इस तरीके से, 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। बट अभी माइक्रोस्पोर्स जो है ये अभी पोलन ग्रेन्स नहीं बने, इनमें फर्दर डिविजन होनी है। अब डिविजन जो है वो इसी के अंदर होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना होके फर्दर किस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये माइक्रोस्पोर जो है अल्टीमेटली जब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं तो वो डिवीजन के बाद करते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। हमारे पास एक पर्टिकुलर कवरिंग है कुछ इस तरीके से, 2 लेयर्स आ गई कवरिंग की। ठीक है, ये आ गया एक बड़ा सेल जो इस कवरिंग के अंदर होगा, उसका अपना एक इरेग्युलर सा न्यूक्लियस हो जाएगा बड़े सेल का, और एक स्पिंडल शेप्ड सेल और है जो इसी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, स्पिंडल शेप, वो ये है स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का। कहाँ पे ये स्ट्रक्चर और कहाँ पे ये स्ट्रक्चर, कुछ चेंजेस हुई है ना। तो क्या होता है, जब हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, वो सेपरेट ना होने के बजाय एक टेट्राड अरेंजमेंट में आ जाते हैं। बट जब जैसे जैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ता है वो सेपरेट होते हैं और अल्टीमेटली अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बना लेते हैं, जो फर्दर माइटोसिस और डेवलपमेंट करके अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स में बहुत फर्क है। पोलन ग्रेन्स में हमारे पास फर्दर डिवीजन भी होती है और कुछ पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर्स की डेवलपमेंट भी होती है, जो कौन करता है, जो टेपेटम करता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कैसा है पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट और किस तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो पोलन ग्रेन को प्रोवाइड की गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन जो है उसमें 2 आउटर कवरिंग्स होती हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा बना रही हूँ, ये है कंटिन्यूस कवरिंग, एक कंटिन्यूस कवरिंग होती है और इसके बाहर एक कवरिंग होती है जो डिसकंटिन्यूस होती है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से कवरिंग होती है, जिसमें से आउटर कवरिंग को कहा जाता है एक्साइन। एक्साइन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन। अब एक्साइन में ना एक हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। दिस एक्साइन कंटेन्स an organic material that is sporopollenin. स्पोरोपोलिनिन जो है वो अभी तक का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल माना गया है, द रेजिस्टेंट मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल।
ठीक है, याद रखेंगे ऑर्गेनिक है नेचर में। और ऐसा मटेरियल है कि अभी तक बहुत हाई टेम्परेचर्स ये बेयर कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली का इफेक्ट ये बेयर कर लेता है। तो अभी तक का रेजिस्टेंट मोस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक्साइन लेयर में, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पोलन ग्रेन की। और इसी स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो बहुत देर तक, सालों साल सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कंपोनेंट जो है वो एक्साइन में यानी कि आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। और ये आउटर कवरिंग अगर आप देखो तो हमारे पास ये आउटर कवरिंग जो है वो डिसकंटिन्यूस है ना। तो हमारे पास एक्साइन जो है इट कंटेन्स पोर एज वेल, इसमें पोर होता है, ये कंटिन्यूस कवरिंग नहीं है। ठीक है, और इसके अपोजिट बिल्कुल हम दूसरी लेयर देखें यानी कि इनर लेयर देखें, इनर कवरिंग देखें पोलन ग्रेन की, तो हमारे पास इनर कवरिंग जो है उसे इंटाइन कहा जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर कवरिंग इज कंटिन्यूस कवरिंग, इसमें कोई पोर नहीं होता, ये कंटिन्यूस कवरिंग है। ठीक है, सो हमारे पास इस तरीके से पहले दो कवरिंग रहेंगे और उसके बाद अब रहते हैं सेल्स, जिसमें से सबसे पहला तो हमारे पास रहता है एक बड़ा सेल। क्योंकि जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई, हमने खुद देखा माइक्रोस्पोर की जब फॉर्मेशन हुई, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन के दौरान टेट्राड बना था। उसके बाद माइक्रोस्पोर जब सेपरेट हुए उन्होंने क्या की थी, माइटोसिस की थी। तो माइटोसिस के दौरान हमारे पास क्या बने, दो सेल्स बने थे। एक सेल जो है मैंने कहा बड़ा था, और ये बड़ा सेल जो है इसके पास इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है, एंड दिस सेल इज वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल है बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, सो दिस वेजिटेटिव सेल हैज इरेगुलर न्यूक्लियस, इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, और इसी में फ्लोट कर रहा होता है हमारा मेन सेल। हमारा मेन सेल जो कि स्पिंडल शेप्ड होता है, दिस सेल इज द जनरेटिव सेल, और यही वो सेल है जो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। So generative cell keeps floating in the cytoplasm of vegetative cell. It keeps floating in cytoplasm of vegetative cell. तो वेजिटेटिव सेल का एज सच गैमीट फॉर्मेशन में अभी कोई रूल नहीं है, और आपको पता है अभी जनरेटिव सेल जो है इसकी भी फर्दर डिवीजन होनी होती है। हमारे पास यही जनरेटिव सेल है जो मेल गैमीट फर्दर फॉर्म करेंगे। तो पोलन ग्रेन जो है अभी अभी इसके पास भी बहुत सारी चेंजेस होनी है। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, एनसीईआरटी ने पर्टिकुलरली मेंशन किया है, तो 60% केसेस में हमारे पास पोलन जो है वो टू सेल स्टेज में हो जाता है। पोलन रिलीजेस एट टू सेल स्टेज, वही स्टेज जो हमने अभी डायग्राम में बनाई है। ठीक है, तो इसी स्टेज में पोलन ग्रेन नॉर्मली रिलीज हो जाता है 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में। बट रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हमारे पास ये जनरेटिव सेल जो है ना, ये ऑटोमेटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमीट्स बना चुका होता है। तो हमारे पास थ्री पर्टिकुलर सेल्स, थ्री न्यूक्लियसेस होते हैं जो कि रिलीज के टाइम होते हैं, यानी कि बाकी 40% केसेस में आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो 40% केसेस में आपको थ्री सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता हुआ दिखेगा। बट यूजुअली क्या होता है 60% केसेस में ये जनरेटिव सेल जब पॉलिनेट हो जाता है, फेवरेबल स्टिग्मा पे सेटल हो जाता है, उसके बाद ही ये जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। सो इट फॉर्म्स मेल गैमीट्स, यही मेल गैमीट्स बनाता है। तो हमें दो गैमीट्स चाहिए होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं वो हम आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान बात करेंगे। तो यही जो है वो मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। सो पोलन जो है उसका ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब पोलन से रिलेटेड कुछ और चीजें जो है वो एनसीईआरटी ने मेंशन करी है। वायबिलिटी के बारे में बात करें तो वायबिलिटी जो है वो वेरी करती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन्स है जो बहुत सालों, हजारों सालों तक सरवाइव कर जाते हैं। अलग अलग वायबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी टू स्पीशी। और लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करना हो यानी कि -196 डिग्री पे अगर प्रिजर्व करना हो तो पोलन ग्रेन को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया जा सकता है। तो पोलन ग्रेन जो है बहुत अच्छा सोर्स है अगर हमें किसी स्पीशी को उसके जेनेटिक मेकअप को स्टोर करना है तो। ठीक है, और दूसरा ये पोलन ग्रेन जो है वो एज ए सप्लीमेंट्स जो है वो भी लिए जा रहे हैं।
आजकल पोलन ग्रेन जो है, उन्हें टैबलेट, सिरप की फॉर्म में टेकअप किया जाता है क्योंकि पोलन ग्रेन की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई है। तो हमारे पास जो रेसिंग हॉर्सेस होते हैं या एथलीट्स होते हैं, उनमें स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए, एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए पोलन ग्रेन जो है वो एज़ अ सप्लीमेंट दिया जाता है। सो इट कैन बी यूज्ड एज़ सप्लीमेंट। ठीक है? सो टैबलेट्स या सिरप्स की फॉर्म में इसे टेकअप किया जाता है। तो अवेलेबल रहते हैं ये मार्केट में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो ये है हमारे पास वो इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। कुछ और इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान हम बात करेंगे, कुछ फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेल फीमेल स्ट्रक्चर अलोंग विथ गेमिटोजेनेसिस। ठीक है? तो फिर हम बात करेंगे कि अदर इवेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन कैसे होता है और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट।